देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पाकिस्तान में डर वाला शटडाउन लगना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर एयर स्पेस बंद करने वाला है। 3206 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हाईलाइट जारी कर दिया है। असीम मुनीर अपने हर एक ऑफिसर को दौड़ाना शुरू कर चुका है। सर क्रीक में पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी नेवी चीफ सर क्रीक बॉर्डर पहुंचा है। मुनीर ने नेवी, मरीन, एसपीजी कमांडोज को तैनात कर दिया है। सर क्रीक बॉर्डर भारत युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है और पाकिस्तान में पैनिक है। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत धमाकेदार होने वाला है। जिस तरह से बॉर्डर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप और भगदड़ मचा है, उससे साफ है मुनीर इस वक्त बहुत पैनिक में है। मुनीर को समझ नहीं आ रहा पीओके को बचाए या फिर सर क्रीक के लिए गोली खाए। जो तैयारी सर क्रीक में पाकिस्तानी साइड में है, उससे तो लगता है यहीं से हमला होगा। सर क्रीक पर पाकिस्तानी सेना का सरेंडर होगा। यह पाकिस्तान की साइड वाला सर क्रीक का इलाका है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ठीक इसी जगह पर भारतीय सेना हमला करने वाली है। यह पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नावीद अशरफ हैं, जो इस्लामाबाद से भागे भागे सर क्रीक आए हैं। जैसे ही हिंदुस्तान ने त्रिशूल युद्धाभ्यास का ऐलान किया, पाकिस्तान में भगदड़ मची है। पाकिस्तानी नेवी ने नेवी चीफ के सर क्रीक दौरे का वीडियो बनाया, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। दरअसल पाकिस्तानी नेवी ने अपनी फायर पावर दिखाई। अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो किससे मुकाबला होगा, यह दिखाने की कोशिश है। पाकिस्तानी नेवी के पहले वीडियो का विश्लेषण करना जरूरी है। पाकिस्तानी सर क्रीक की तरफ 3 होवरक्राफ्ट हैं। ये तीनों एकदम नए हैं, जो अभी अभी तैनात किए गए हैं। सर क्रीक बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी बड़ी बोट हैं, जिनका काम सैनिक और हथियारों को पानी के रास्ते दूसरे छोर पर पहुंचाना है। एक हैवी मशीन गन भी तैनात है, जो छिपा कर रखी गई है। इस गन के पीछे एक और टेंट नजर आ रहा है, वहां पर भी हैवी मशीन गन हो सकती है। पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में AK-47 बंदूक है, जो बहुत पुराना मॉडल हो गया है। कुल मिलाकर सर क्रीक की साइड पाकिस्तानी नेवी की तैयारी ऐसी नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। पाकिस्तानी नेवी चीफ के ठीक बगल में खड़ा है ये रियल एडमिरल फैजल अब्बासी हैं। सर क्रीक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। रियल एडमिरल फैजल कोस्टल कमांड का हेड है। सर क्रीक में फैजल ने पाकिस्तानी मरीन स्पेशल सर्विस ग्रुप को भी तैनात किया है। पाकिस्तानी नेवी चीफ को खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सर क्रीक भेजा था। अगले कुछ दिनों में जो होने वाला है, उसके बाद मुनीर की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि अब वक्त है अंतिम और निर्णायक युद्ध का, जिसका डर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। मोदी के त्रिशूल से मुनीर का अंत होगा। त्रिशूल का वार, पाकिस्तान में जबरदस्त हाहाकार। 30 अक्टूबर से पाकिस्तान के टुकड़े शुरू। पीओके या सर क्रीक, मुनीर क्या बचाएगा? पीओके हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या फिर रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर बॉर्डर फ्रंट पर सायरन बज रहा है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी समुद्री सीमा पर किसी भी जहाज के आने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अतिरिक्त फौज भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यकीन है कि पाकिस्तान का नक्शा और तकदीर बदलने वाली है। आसिम मुनीर के सामने 3 तारीखें हैं, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 10 नवंबर।
मुनीर को लग रहा है कि या तो 27 अक्टूबर को हमला होगा या 30 अक्टूबर को होगा या युद्धाभ्यास के आखिरी दिन भारतीय सेना हमला करेगी। कुछ दिनों पहले ही पीओके में खूनी क्रांति हुई थी। मुनीर ने सैकड़ों पीओके वालों को मार डाला था। इस वक्त पीओके पाकिस्तान से अलग होने के लिए तड़प रहा है। दूसरी तरफ सरक्रीक है, जिसका जिक्र खुद भारत के रक्षा मंत्री कर चुके हैं। ऐसे में मुनीर सरक्रीक बचाएगा या पीओके को रोकेगा? उसके पास सिर्फ एक विकल्प है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध इतिहास को देखें तो हर बार पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने जवाब दिया है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर जंग शुरू की। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर के लिए जंग शुरू की। 1971 में पाक आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पर युद्ध थोपा। 1999 में करगिल पर कब्जा किया, जंग शुरू हुई। पाकिस्तान को लग रहा है कि पहली बार उल्टा होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत हल्ला बोलने वाला है। पीओके या सरक्रीक, कुछ तो मुनीर के हाथों से जाने वाला है। मई में पाकिस्तान से 90 घंटे की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने आराम नहीं किया, बल्कि सबसे खतरनाक युद्ध की तैयारी में जुट गई। पिछले 5 महीने में भारतीय सेना ने युद्ध के हिसाब से तैयारियां की हैं। युद्ध होगा तो कहां पर हमला होगा, कैसे बचाव करना होगा, कैसे दुश्मन की सीमा में दाखिल होना होगा, हर एक एंगल से काम किया है। अब हिंदुस्तान सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार है। मुनीर को लग रहा था कि ये तैयारियां पीओके के लिए हैं। इंडियन आर्मी पीओके में तिरंगा लहराएगी। मुनीर ने पूरा जोर आर्मी पर लगाया, लेकिन इंडिया ने सरक्रीक वाला फ्रंट खोल दिया। सरक्रीक क्यों हिंदुस्तान के लिए जरूरी है? क्यों सरक्रीक को लेकर इतना विवाद है जो जंग की तरफ बढ़ रहा है, वो भी जानिए। ये जो लाल रंग की लाइन दिख रही है, यही है सरक्रीक की वो रेखा जिसको मुनीर क्रॉस करना चाहता है। सरक्रीक की लंबाई 96 किलोमीटर है। सरक्रीक सिंध और गुजरात को अलग करता है, लेकिन इस लाइन को पाकिस्तान 1947 से नहीं मानता है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिस वक्त पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हिंदुस्तान से हमला करने की कोशिश की, ठीक उस वक्त मुनीर ने सरक्रीक को भी टारगेट बनाया था, जिसका जवाब उसको तुरंत मिल गया था। ऐसा नहीं है कि सरक्रीक को लेकर पहली बार जंग के आसार बने थे, बल्कि सरक्रीक में जंग भी हो चुकी है। उन्नीस 1965 और 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने सरक्रीक पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार हार मिली। अब तक पाकिस्तानी सेना पूरे सरक्रीक पर कब्जा करना चाहती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने हिस्से के सरक्रीक को बचाने में जुटी है। वक्त ऐसे ही बदलता है। पाकिस्तान पर हमले का यह सही वक्त है। यह पाकिस्तान का नक्शा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान से जंग जारी है, समझौता टूट गया है। ईरान बॉर्डर पर पूरा बलूचिस्तान बगावत में उतरा है। केपीके में पाकिस्तानी सेना को टीटीपी का खौफ है और पीओके में आजादी की क्रांति शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पर हमला करने का सबसे सही समय है। इन दो तस्वीरों में मुनीर का डर छिपा है। यह इंडियन स्पेशल कमांडो की सबसे स्पेशल ट्रेनिंग है। समंदर पर बड़े ऑपरेशन की ट्रेनिंग हो रही है। इन तस्वीरों को आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने पोस्ट किया है। अगर सरक्रीक पर जंग होगी तो ऐसे कमांडो को भेजा जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी नेवी है। भारत की नेवी ताकत है। सरक्रीक पर जंग शुरू होगी तो कराची तक जाएगी। सरक्रीक से कराची की दूरी 125 किलोमीटर है। दोनों नौसेना आमने सामने होंगी और यहीं पर पाकिस्तान की पहली हार लिखी जाएगी।
आर्मी और नेवी में सबसे बड़ा फर्क बजट का होता है। जिस देश के पास पैसा नहीं होता है उसकी नेवी कमजोर ही रहती है। पाकिस्तानी आर्मी में वर्दी पहनाकर पुरानी बंदूक देकर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन समंदर के लिए हाईटेक जंगी जहाज चाहिए, एडवांस रेडार चाहिए, नई मिसाइल चाहिए। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8 ही हैं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास 135 पेट्रोल बोट्स हैं, पाकिस्तान के पास 69। पाकिस्तान के लिए एक अकेला विक्रांत ही काफी है। जब मई में विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ा था तो कराची में कोहराम मच गया था। विक्रांत समंदर पर तैरता काल है जिस पर 30 से ज्यादा जेट्स तैनात रहते हैं। हजारों सैनिक, ब्रह्मोस से लेकर परमाणु बम तक सब कुछ विक्रांत में लोड रहता है। तो हिंदुस्तान ने जब साफ कर दिया है कि अब की बार मौका नेवी को मिलेगा और उस बीच में सरक्रीक के इलाके में जिस तरह से एग्रेसिव एक्सरसाइज हो रही है तो उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कोई भी जंग शुरू होने से पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरी का सही पता लगाया जाता है। सरक्रीक पर हमला होगा तो पाकिस्तान कराची से जवाब देगा। इसलिए कराची में पाकिस्तान के पास कौन से हथियार हैं यह पता होना जरूरी है, जो इंडियन खुफिया एजेंसियों ने पता भी लगा लिया है। यह दावा खुद पाकिस्तान कर रहा है। यह G550 प्लेन है। इसी प्लेन को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ इसी प्लेन से आते जाते हैं। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तो वो भी इसी प्लेन से यात्रा करते थे। पाकिस्तान का दावा है कि G550 प्लेन का दूसरा मॉडल लेकर भारतीय जासूस कराची के ऊपर आए। कराची में कौन सा डिफेंस सिस्टम है, क्या कमजोरी, सब देखकर चले गए। जब भारत ने युद्धाभ्यास त्रिशूल का ऐलान किया तब से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट गुजरात और राजस्थान के ऊपर कर दी है। भारत कौन से हथियार लेकर आ रहा है यही नोट किया जा रहा है। जितने हथियार मुनीर देख रहा है उतना उसका बीपी बढ़ रहा है। जब भारत ने युद्धाभ्यास त्रिशूल का ऐलान किया तब से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट गुजरात और राजस्थान के ऊपर कर दी है। भारत कौन से हथियार लेकर आ रहा है यही नोट किया जा रहा है। जितने हथियार मुनीर देख रहा है उतना उसका बीपी बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने से भारतीय सेना हाई अलर्ट में है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी लगातार विध्वंसक युद्धाभ्यास कर रही हैं। लेकिन 30 अक्टूबर से तीनों सेनाएं एक साथ एक जगह पर आ रही हैं। यह युद्धाभ्यास बहुत खास होने वाला है क्योंकि इतिहास गवाह है 1971 में भी जंग से पहले भारतीय सेना इतना ही अलर्ट थी। उस वक्त 16 दिन में पाकिस्तान हार गया था। इस बार का टारगेट 12 दिन रखा गया है। अब तक पाकिस्तान चीन के भरोसे बैठा था। अगर हिंदुस्तान जंग करेगा तो चीन दूसरा फ्रंट खोल देगा। लेकिन जब से मुनीर ने ट्रंप को खुश करना शुरू किया है, चीन के विरुद्ध चल पड़ा है। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर रोका। मुनीर ने पाकिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल को निकालने का ऑफर दिया। अफगान पाकिस्तान जंग में चीन ने मुनीर का साथ नहीं दिया क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट लेना चाहता है। मुनीर की ट्रंप के सामने हाजिरी ने चीन को दूर कर दिया है। अब मुनीर के पास सिर्फ एटम बम बचे हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा है, जंग, जिसमें उसकी हार तय है। पुतिन एक बात को लेकर एकदम क्लियर है, यूक्रेन को लेकर ना किसी धमकी से डरेंगे और ना किसी सैंक्शन के आगे झुकेंगे। एक तरफ यूक्रेन पर पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं तो दूसरी तरफ अपनी सबसे घातक एटमी मिसाइल की टेस्टिंग कर ली है। बेस्टेक क्रूज मिसाइल ये पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, न्यूक्लियर बम बरसाती है। एक बार फायर होने के बाद 14,000 किलोमीटर तक उड़ती है, टारगेट को ढूंढती रहती है,
दावा यह है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। ट्रंप पुतिन को सैंक्शन की धमकी दे रहे हैं और पुतिन ने नाटो से लेकर अमेरिका की सांसें कैसे रोक दी हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जेलेंस्की की नींद उड़ गई। नाटो का चैन उड़ गया। ट्रंप का फ्यूज उड़ गया। पुतिन का एटम बम उड़ गया। पाकिस्तान नहीं है रूस, न इजराइल हमास है कि जो कह दोगे वो कर देगा। भारत का दोस्त है रूस, जो झुकता नहीं है, और किसी टैरिफ सैंक्शन से तो रूस डरता कतई नहीं। ट्रंप बहुत चैंपियन बन रहे थे। रूस की 2 तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शन लगा दिया। सोचा था कि पुतिन को दबा देंगे, डर कर घुटनों पर बैठ जाएंगे, लेकिन पुतिन ने तैयारी कर ली है और मैसेज भी अब ट्रंप को दे दिया है। वो न किसी सैंक्शन से डरेंगे, न किसी ट्रंप के सामने झुकेंगे। अब मारेंगे तो मारेंगे, नाटो को भी मारेंगे और अब अमेरिका तक घुसकर मारेंगे। जरूरत पड़ी तो एटम बम से मारेंगे। ट्रंप टैरिफ और सैंक्शन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और पुतिन ट्रंप की धमकी की स्क्रिप्ट की चिंदी चिंदी कर दे रहे हैं। ट्रंप युद्ध रोकने चले थे, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक तेज कर दिया है और साथ ही नाटो को संदेश दे दिया है कि अब और नहीं। और जिस तरह से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसने ट्रंप को भी सीधे मैसेज दे दिया है, रूस को छेड़ोगे तो बहुत भुगतोगे। जेलेंस्की से लेकर नाटो और ट्रंप का फ्यूज इसी वजह से उड़ गया है। ट्रंप धमकी धमकी खेल रहे थे, उधर पुतिन ने ट्रंप के साथ ही खेल कर दिया। सैंक्शन का जवाब न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग से दे दिया। पुतिन ने 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक की टेस्टिंग की, जिसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। एक बार फिर हमने रूस के परमाणु कवच की विश्वसनीयता को साबित किया है। रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स रशियन फेडरेशन और यूनियन स्टेट की सिक्योरिटी में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स और आर्म फोर्स को अच्छी तरह से पता है। हमारे न्यूक्लियर हथियार की आधुनिकता के सर्वोच्च स्तर पर है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कम से कम सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से तो बेहतर है। पुतिन ने बुरेवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर ट्रंप और नाटो को समझा दिया है कि रूस को खत्म करने की सोची तो अब तबाही के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब बुरेवेस्टनिक एटम बम लेकर उड़ेगी तो ट्रंप की कोई मिसाइल उसे छू भी नहीं सकेगी। पुतिन का दावा तो यहां तक है कि बुरेवेस्टनिक का जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। पुतिन की इस एटमी मिसाइल का खौफ क्यों है, वो भी जान लीजिए। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल है ये। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इसके पकड़ने में फेल है। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से भी ये बच निकलेगा। समुद्र से दुनिया के किसी भी टारगेट को ये हिट कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, इसे समुद्र से लॉन्च किया जाता है। 21 अक्टूबर को रूस ने यह मिसाइल टेस्ट किया। रूस का दावा है कि यह मिसाइल 14 से 15 घंटे तक हवा में रही। हवा में 14,000 किलोमीटर की दूरी को तय किया, जिसकी रेंज का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट का अंदाजा है कि इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। दावा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद लंबे वक्त तक ये हवा में रह सकता है। लिक्विड और सॉलिड ईंधन से अलग न्यूक्लियर ईंधन इसे यूनिक बनाता है। न्यूक्लियर ईंधन की वजह से ये अपने टारगेट पर कई घंटे तक हवा में ही मंडराता रह सकता है। यूएस की द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एजेंसी का दावा है कि ये कई दिनों तक हवा में रह सकता है। ये कम ऊंचाई पर टारगेट की तरफ उड़ सकता है।
इसलिए डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। रूसी जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। दुनिया की दूसरी क्रूज मिसाइल आमतौर पर इतनी कम ऊंचाई पर फ्लाई नहीं करती। ये मिसाइल किसी भी जियोग्राफिकल कंडीशन में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। आमतौर पर जिस लोकेशन पर दूसरे मिसाइल नहीं पहुंच सकते, वहां ये मिसाइल पहुंच सकती है। मतलब यह है कि रूस को मारोगे तो रूस अब विनाश कर देगा। और फिलहाल दुनिया भर के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पुतिन की इस मिसाइल का जवाब न ट्रंप के पास है न नाटो के पास। और पुतिन ने तो कह ही दिया है कि उनकी एटमी मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हम आज अनलिमिटेड रेंज तक मार करने वाली बुरवेस्टनिक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास इंडस्ट्रीज से एक रिपोर्ट मिली है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असेसमेंट से भी वाकिफ हूँ। ये वो यूनिक प्रोडक्ट है जिनका दुनिया में कहीं और कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका की धमकी को लेकर पुतिन बेहद गंभीर है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पुतिन की ताकत का पता नहीं है, बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ट्रंप भी सामने से आकर पुतिन से टकराने से घबरा रहे हैं। भारत के कंधे पर टैरिफ वाला बंदूक रखकर पुतिन को धमका रहे हैं। लेकिन न भारत सुनने वाला है और न ही पुतिन झुकने वाला। रूस की एटमी मिसाइल बुरेवेस्टनिक का अंग्रेजी में मतलब है स्टॉर्म पेट्रल। पेट्रल एक समुद्री चिड़िया है जो समुद्र में ऊंची उड़ान के लिए जानी जाती है। नाम से ही रूस की इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाटो ने इसका नाम SSC-X9 स्काईफॉल रखा है। पुतिन ने आज बुरेवेस्टनिक एटमी मिसाइल की टेस्टिंग का ऐलान उस वक्त किया जब वो यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों के एक कमांड पोस्ट का दौरा करने पहुंचे थे। उस दौरान उनकी रूस की सेना के सीनियर ऑफिशियल ने इस टेस्टिंग के बारे में पुतिन को जानकारी दी, जहां चीफ ऑफ रशियन मिलिट्री जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बुरेवेस्टनिक एटमी मिसाइल की टेस्टिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी। और अब सारे निर्णायक परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इन हथियारों को युद्ध की तैयारी के लिए और तैयार करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। यह स्पष्ट है, सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। फिर भी जहां तक मैं समझता हूं, अब मुख्य उद्देश्य को हम प्राप्त कर चुके हैं और मैं जनरल स्टाफ के प्रमुख की राय जानना चाहूंगा। कॉमरेड सुप्रीम कमांडर इन चीफ, ऐसा ही एक परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया था। वास्तव में पिछले टेस्टिंग में अंतर यह है कि मिसाइल ने कई घंटों तक उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये लिमिट नहीं है। 14,000 किलोमीटर, ये नहीं предел। क्या ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है? जी हाँ, ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है। ये बुरेवेस्टनिक की तकनीकी विशेषताएं इसे किसी भी दूरी पर बड़े से बड़े टारगेट को सटीकता के साथ ध्वस्त करने में सक्षम है। ट्रंप को इसकी टेस्टिंग के बारे में पता था, इसीलिए पुतिन को सैंक्शन से डराने पर उतर आए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ट्रंप अगर दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं, तो पुतिन रूस को लेकर एकदम क्लियर है। इसीलिए ट्रंप को पुतिन की मिसाइल टेस्टिंग से मिर्ची लग गई है। पुतिन ने 2018 में दुनिया को पहली बार बुरेवेस्टनिक मिसाइल के बारे में बताया था। ये ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के कमांड पोस्ट और मिलिट्री बेस को तबाह कर सकती है, दुश्मन के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फैक्ट्री, पावर प्लांट को बर्बाद कर सकती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो रूस इसे चेबसारा में डिप्लॉय कर सकता है। रूस के चेबसारा साइट की मॉस्को से दूरी 475 किलोमीटर है और जो इस मिसाइल की रेंज है, उस हिसाब से पूरा यूरोप इसकी रेंज में है। पूरे नाटो कंट्री 3000 किलोमीटर के अंदर है। न्यूयॉर्क 8800 किलोमीटर दूर है। वॉशिंगटन 7500 किलोमीटर है। बुरेवेस्टनिक की मोटा रेंज 14,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो 15 घंटे आसमान में घूमती रहती है, जो किसी भी डिफेंस सिस्टम में कैच नहीं होती। अगर लड़ाई होती है और बुरेवेस्टनिक चलती है तो अमेरिका का क्या होगा, नाटो का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए पुतिन ट्रंप की किसी धमकी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं, अब छेड़ोगे तो मारेंगे। पुतिन ने तो तय कर लिया है कि जो भी होगा उसके हिसाब से ही होगा। हर सवाल का जोरदार जवाब होगा।
इसी से समझ सकते हैं कि बेहिचक पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग की और यूक्रेन पर हमला भी तेज कर दिया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब 24 घंटे के भीतर रूस ने कीव से लेकर सुमी, खार्किव, पोक्रोवस्क में धुआं धुआं कर दिया। रविवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर 101 ड्रोन मारे, जिनमें से 90 ड्रोन को गिराने का यूक्रेनी सेना ने दावा किया, लेकिन रूस के 5 ड्रोनों ने 4 जगहों पर भारी तबाही मचाई। उधर कुप्यांस्क, खार्किव में 5000 यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने घेर लिया है। कास्टोअर्मेस्क और डोनेट्स्क में 5500 यूक्रेनी सैनिक घेर लिए गए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की माने तो उसने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम, एनर्जी सेक्टर्स, यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी सैनिकों के ठिकानों को डायरेक्ट टारगेट किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और गोला बारूद डिपो बर्बाद हो गए। हालांकि रूसी सेना ने यह भी कहा है कि पुतिन ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों पर हमले के बजाय यूक्रेनी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक आम लोगों को ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सेना के ताजा हमले में कीव में कम से कम 29 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 बच्चे थे। मारे गए लोगों में एक 19 वर्षीय महिला और उसकी 46 वर्षीय मां भी शामिल है। रूसी ड्रोन्स के हमले में देस्त्रियांस्की जिले में 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई। इमरजेंसी एजेंसीज ने एक 9 मंजिला इमारत और एक 16 मंजिला इमारत से नागरिकों को बाहर निकाला। यहाँ हर जगह आग की लपटें थीं, लेकिन मेरी खिड़कियाँ दूसरी तरफ हैं, इसलिए वहाँ बहुत धुआं था, इतना कि आप वहाँ नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि अब भी हमारी खिड़कियाँ धुएं से पूरी तरह काली हैं और नीचे जाना असंभव था। इसलिए हमने अपने दरवाजों और बालकनी पर गीले कंबल डाल दिए, ताकि उसके बाद हमारे फ्लैट में सब ठीक रहे। एक विस्फोट हुआ, फायरकर्मी आग बुझा रहे थे, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं बुझा सके। वो इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ ज्वलनशील ईंधन थे जो अभी भी जल रहा है। ऐसी त्रासदी नहीं देखी। रूस का हमला इतना तेज था कि कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर यहाँ तक लिख दिया कि राजधानी में विस्फोट, शहर बैलिस्टिक हमले की चपेट में है। दुख इस बात का है कि सुपर पावर्स की जिद की कीमत पिछले कई सालों से आम जनता को चुकानी पड़ रही है। सच तो यह है कि न ट्रंप को यूक्रेन से मतलब है, न नाटो को। सबको रूस को बर्बाद करना मकसद है। जेलेंस्की बलि का बकरा बन चुके हैं, न उगलते बन रहा है न निगलते। उधर रूस ने एक बात नाटो और ट्रंप को क्लियर कर दी है। ट्रंप अलास्का से लेकर बुडापेस्ट तक युद्ध खत्म करने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। युद्ध खत्म करने को लेकर कोई रोड मैप नहीं बना रहे और युद्ध को भड़का और रहे हैं। पुतिन ने तो तय कर लिया है कि वो वक्त बर्बाद नहीं करेगा। रूस के स्वाभिमान के लिए दुश्मन को करारा जवाब देगा।